रहीम। नया सिस्टम शुरू करने लगे हैं आज हम, रीनल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम एनाटॉमी देखेंगे। तो हमारे पास जो रीनल सिस्टम होता है, मेनली इसका अगर हम फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये बॉडी में वाटर को कंजर्व करेगा और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालेगा। ठीक है, तो मेन फंक्शन इसका ये होता है जिसको ये परफॉर्म करवाता है। तो कंजर्व वाटर एंड एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अगर हम रीनल सिस्टम की बात करें तो रीनल सिस्टम में हमारे पास जो जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं किडनीज। ठीक है जी, किडनी के बाद हमारे पास यूरिटर, उसके बाद ब्लैडर, ब्लैडर के पास बाद यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास मेनली स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम मैक्रो लेवल पे देखते हैं तो हमारे पास ये है। अगर माइक्रो लेवल पे हम देखेंगे तो किडनी में हमारे पास फर्दर और भी स्ट्रक्चर जो होंगे वो हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे पास था इसका थोड़ा बहुत जो ओवरव्यू है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले हम किडनी से शुरू करेंगे। ठीक है, फर्दर हम बाकी जो स्ट्रक्चर होंगे उसको डिस्कस करते जाएंगे। तो किडनीज की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास पहले हम ग्रॉस एनाटॉमी को देखेंगे। तो किडनी हमारे पास जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। रेट्रोपेरिटोनियल का क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो ऑर्गन है ये पेरिटोनियम के बाहर होता है। ठीक है, आउटसाइड द पेरिटोनियम। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि रेट्रोपेरिटोनियल है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार आपके पास सर्जरी में आगे पीछे ये एमसीक्यूज आएगा कि रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। तो इसको याद करने के लिए फर्स्ट एड में एक निमोनिक उन्होंने दिया हुआ है जिसको सैड पक्कर के नाम से हमने याद करना है। सैड पकर्स। सैड हमारे पास सबसे पहले एस है, तो एस से हमारे पास सुपरा रीनल। सुपरा रीनल क्या चीज़ होती है? हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड। तो ये भी पेरिटोनियम के बाहर होगा। उसके बाद ए से हमारे पास एयोटा, एयोटा और इंफीरियर वेना केवा, दीज आर द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। फिर उसके बाद हमारे पास डी से ड्यूडिनम। ड्यूडिनम का भी हमारे पास सेकंड टू फोर्थ पार्ट जो होगा वो रेट्रोपेरिटोनियम होगा। सेकंड पार्ट ऑफ द हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको ड्यूडिनम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेंक्रियाज, पी से पेंक्रियाज आल्सो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, लेकिन इसकी जो टेल होती है ना वो आपके पास रेट्रोपेरिटोनियल नहीं होती। ठीक है, वो पेरिटोनियल के अंदर होती है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास यू से यूरिटर्स। तो पहली बात हमें ये भी पता चल गई, रीनल सिस्टम में हमारे पास जो यूरिटर होते हैं, यूरिटर हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक लेके जाता है। तो यूरिटर्स जो होंगे वो भी रेट्रोपेरिटोनियल होंगे। इसके बाद आपके पास सी से कोलोन। कोलन का हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग पार्ट जो होगा, ट्रांसवर्स नहीं, असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला। के से फिर हमारे पास क्या आ गई? किडनीज। किडनीज आल्सो रेट्रोपेरिटोनियल पार्ट। एंड आपके पास ई से एसोफेगिस, दिस इज कॉल्ड फूड पाइप। और एंड पे आपके पास आर से रेक्टम। तो दीज आर द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो इसमें से हमारे पास अब दो ऑर्गन हमें पता चल गए हैं जो कि रेट्रोपेरिटोनियल हैं। तो एनाटॉमी के लिहाज से ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यूरिटर और किडनी जो हैं वो आपके पास पेरिटोनियम में लाई नहीं करते। हम थोड़ी सी एक डायग्राम देखते हैं फिर आगे चलेंगे। हमारे पास ये जो डायग्राम है इस पे आप लोग देख सकते हैं कि रीनल सिस्टम में ये तो किडनीज आ गई। ठीक है, किडनीज के बाद हमारे पास वो स्ट्रक्चर जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, जो कि किडनी से यूरिन को लेके आ रहा है ब्लैडर ब्लैडर की तरफ। ठीक है, तो ये यूरिटर है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर होंगे ये रेट्रोपेरिटोनियल है, पेरिटोनियम के बाहर हैं। फिर आगे आपके पास ब्लैडर आ गए, ब्लैडर, और एंड पे आपके पास यूरिथ्रा। ठीक हो गया जी, यहां तक बात कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी डायग्राम को फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं ब्लैक से जो एरिया मेंशन करूंगा वहां से हम चलते हैं। पहले हम मैक्रो लेवल पे देखने लगे हैं हमारे पास। तो ये आपको जो रेड नजर आ रही है ना, ये रेड आपके पास जो वेसल है, दिस इज कॉल्ड द एब्डोमिनल एओटा। ठीक है जी, ये एब्डोमिनल एओटा है। और इसके साथ जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर है, ब्लू वाला स्ट्रक्चर आपके पास है इंफीरियर वेना केवा। ठीक है जी, अब अगर आप देख रहे हैं तो दोनों तरफ ये है हमारे पास लेफ्ट साइड और ये है आपके पास राइट साइड। तो राइट साइड की जो किडनी होती है ना वो थोड़ी सी आपके पास बिलो होती है, नीचे होती है अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट। अगर हम बात करें तो ये देखिए ना,
अगर सीधी लाइन यहाँ पे बन रही है ना तो थोड़ा सा मार्जिन आ रहा है, राइट साइड की किडनी जो है वो थोड़ी सी आपके पास नीचे होती है, बिलो होती है, ठीक है। ये क्यों होती है इस बात को पहले हम डिस्कस करते हैं। तो एग्जैक्ट आपके पास जो लोकेशन होती है ना एब्डोमेन में किडनी की, वो आपके पास T12 से L3 के लेवल पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो लोकेशन जो होगी वो आपके पास T12 टू L3 इस लेवल पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये किस अकॉर्डिंग टू विच ओरिएंटेशन के वर्टिब्रा, जो बैकबोन आपके पास वर्टिब्राज होते हैं ना, वर्टिब्रा को अगर हम देखेंगे तो T12 और L3 की लोकेशन के ऊपर लोकेटेड होती है। अच्छा, ये जो आपके पास राइट साइड वाली किडनी है ये इस वजह से डाउन होती है क्योंकि आपके पास ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऊपर लीवर होता है, तो लीवर की वजह से जो किडनी राइट साइड की होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है, ठीक हो गया। एक ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये एमसीक्यूज आता है। और दूसरी अब ये बात है, अगर आप देखें तो आपके पास किडनी की तरफ दोनों तरफ ही, राइट और लेफ्ट की तरफ उसकी ब्लड सप्लाई जा भी रही है और आ भी रही है। जो जा रही है उसकी तरफ रेड से हम बनाते हैं, तो आपके पास ये वाली, रेड से तो मेंशन नहीं होगी, ग्रीन से बना देते हैं। ये आपके पास ये जो रेड आर्टरी जा रही है ना, इसको कहते हैं रीनल आर्टरी, ठीक है। तो रीनल आर्टरी आपके पास कहाँ से ओरिजिनेट हुई, एब्डोमिनल एओर्टा से निकली और किडनी में चली गई। दूसरी तरफ भी आप देखें तो आपके पास ये ब्लू के नीचे से जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं, आर्टरी उसको कहेंगे रीनल आर्टरी है, तो लेफ्ट साइड की आर्टरी भी आपके पास रीनल आर्टरी एब्डोमिनल एओर्टा से ही निकलती है। ओके हो गया, ये बात होगी। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये बात है कि जो इंफीरियर वेना केवा है, ये आपके पास इंफीरियर वेना केवा, रेड वाला जो है आपके पास वो ब्लड लेके जा रहा है और ब्लू वाली जो है वो रिसीव कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इंफीरियर वेना केवा से आपके पास रीनल वेन जो है वो देखें अगर आप, तो दोनों तरफ, अब ये इसको रिमूव कर देता हूँ। तो रीनल वेन आपके पास लेफ्ट साइड से और राइट साइड दोनों से हमारे पास क्या हो रही है कि ब्लड को रिसीव करिए, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से नजर आ रहा है कि जो डिस्टेंस है, ये लेफ्ट वाले का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। आपके पास जो लेफ्ट रीनल वेन है वो थोड़ी आपके पास लॉन्ग है अकॉर्डिंग टू द राइट। राइट वेन जो है वो बिल्कुल छोटी है, लेकिन लेफ्ट वाली जो है वो आपके पास लॉन्ग होती है। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि आपके पास जो इंफीरियर वेना केवा से डिस्टेंस होता है ना लेफ्ट किडनी का, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ये इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, बस आपको ये पता होना है एनाटॉमिकली जिस तरह से ओरिएंटेशन है वो इसी वजह से है क्योंकि जो लेफ्ट रीनल आपके पास ये वेन होती है, इसका इंफीरियर वेना केवा से जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द राइट रीनल वेन, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे क्लिनिकल आपके पास पॉइंट ये है, इसी वजह से अगर ट्रांसप्लांटेशन करवानी होती है ना तो हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट किडनी को यूज करते हैं, लेफ्ट किडनी फॉर ट्रांसप्लांटेशन। क्यों करनी है, क्योंकि आपके पास उसकी जो वेन है ना वो थोड़ी सी क्या है, डिस्टेंस में लंबी है। अगर वो आपके पास उसका डिस्टेंस ज्यादा है तो ट्रांसप्लांटेशन में वो आपके पास इजीली ट्रांसप्लांट हो सकती है। नेक्स्ट जब हम कनेक्ट करेंगे किसी पेशेंट को तो वो इजीली कनेक्ट हो सकती है, लेफ्ट किडनी फॉर ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है जी। और इसमें रीजन क्या है, क्योंकि ड्यू टू लार्ज लेफ्ट रीनल वेन, ठीक हो गया। तो यहां तक ये बात थी इसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हमने ये बातें जो डिस्कस की हैं वो आपके पास एमसीक्यूज के लिहाज से ये भी आपसे पूछा जाएगा, लेफ्ट वेन वाला ऑप्शन आ सकता है ट्रांसप्लांट, और दूसरा कि राइट किडनी जो होती है वो लोअर क्यों होती है। दो बातें हो गई। फिर हमारे पास नेक्स्ट हम चलते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये डायग्राम देखें, फिर मैं इसको थोड़ा सा और विजुलाइज करता हूँ। ये आपके पास ये ग्रेज एनाटॉमी की डायग्राम है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि ये आपके पास इंफीरियर वेना केवा को इस तरह से ये दिखाया हुआ है दोनों तरफ, ठीक है। ये इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आपके पास है एब्डोमिनल एओर्टा जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ठीक हो गया। अब ये अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, आपको जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो दिखाता हूँ कि हमारे पास दोनों तरफ अगर देखें तो ये एक नीचे से ब्लू लाइन आ रही है, ये ब्लू वाली ब्लू आ रही है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ आ रही है और ये आपके पास ड्रेन हो रही है रीनल वेन में, लेफ्ट रीनल वेन में, ठीक है। अगर हम इसी के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड पे देखें तो यहाँ से ये जो आपके पास ये वेन आ रही है, तो ये आपके पास ड्रेन किस में हो रही है, ये आपके पास इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास एक थोड़ा सा क्लिनिकल सिनेरियो है, किस तरह से होता है। यहाँ पे एक दफ़ा मैं बना बना देता हूँ कि यहाँ पे अगर हमने डायग्रामेटिकली वैसे ही ये दो किडनी बना ली और किडनी के दरमियान हमारे पास ये क्या है, ये इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है। और आपके पास इंफीरियर वेना केवा में दोनों तरफ ये रीनल वेन आके ड्रेन हो रही है,
ठीक है जी। अब हमने कहा कि नीचे से एक वेन आ रही थी, तो जो पहले आपके पास आ रही थी आपके पास लेफ्ट रीनल वेन में, ये रीनल वेन है ना जो कि इंफीरियर वेना केवा में जा रही है, तो नीचे से आपके पास एक वेन आ रही है जो कि लेफ्ट साइड में लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन हो रही है, लेकिन अपोजिट साइड में यही वेन जो है वो आपके पास राइट रीनल वेन में नहीं आ रही, बल्कि सीधा इंफीरियर वेना केवा में आके ड्रेन हो रही है। ठीक हो गया। दूसरी ये बात है कि अगर हम देखें तो ये जो आपके पास इसके साथ कनेक्ट हो रही है, इसमें ड्रेन हो रही है, कनेक्ट हो रही है, तो इसका जो एंगल है वो 90 है, मतलब कि आपके पास जो राइट एंगल पे आके सीधी कनेक्ट हो रही है। लेकिन ये जो है ये थोड़ी सी आपके पास क्या है कि स्लोप है उसका, बिल्कुल डायरेक्टली जाके इंसर्ट नहीं होती। तो ये आपके पास क्या बात है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो वेन आ रही थी दिस इज कॉल्ड गोनेडल वेन। ठीक हो गया। गोनेडल वेन है जो कि मेनली कहाँ से आती है आपके पास, सक्रोटम। ठीक है जी, सक्रोटम एरिया से, या फीमेल्स में ओवेरी ओवरी से आएगी। ठीक है। और ये आपके पास कनेक्ट होती है दोनों तरफ, जो मैंने ब्लड सप्लाई की दिखा दिखा दी है दोनों तरफ। ठीक हो गया। तो ये गोनेडल वेन होती है जो कि आपके पास इस तरह से कनेक्ट होती है। यहाँ पे एक और डायग्राम है, तो ये आपके पास यहाँ पे अगर इस डायग्राम को आप लोग देखें तो ये सक्रोटम वाला पार्ट है। ठीक है, सक्रोटम, सक्रोटम बैग है, और उसमें आपके पास क्या है, टेस्टीज लाई कर रहे हैं। टेस्टीज आउटसाइड द एब्डोमेन होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपके पास क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होती, क्योंकि बॉडी में ऑर्गन्स आपके पास स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे होते हैं। ठीक है, बैटल बेजल मेटाबॉलिक रेट चल रहा होता है, जिसकी वजह से बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो इसी वजह से नेचर ने क्या किया है कि टेस्टीज को ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करना था, इसी वजह से इसको बॉडी से अवे कर दिया। तो बॉडी से अवे क्या होगा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर ये मेंटेन कर सकेंगे। अब यहाँ पे इसकी जो ब्लड सप्लाई है ना, तो ये आपके पास वीनस सप्लाई है इसकी। ठीक है, वीनस सप्लाई की अगर हम बात करें तो वो ब्लड जो टेस्टी से वापस आ रहा है बॉडी की तरफ, इंफीरियर वेना केवा की तरफ, डीऑक्सीजनेट ब्लड। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो आपको ये वर्म्स नजर आ रहे हैं, ठीक, गोल गोल स्ट्रक्चर, बीड्स लाइक बीड्स जो नजर आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सिस। ठीक है, तो ये आपके पास है पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सिस, पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सिस। अब ये नीचे से आ रहा है, और ये जो आपके पास पूरी की पूरी ये वेसल है, इसको हम कहते हैं, क्या नाम है इसका, गोनेडल वेन है। ठीक है। और अगर तो ये आपके पास राइट साइड वाली की होगी तो ये किस में आके ड्रेन करेगी, ये करेगी इंफीरियर वेना केवा में। लेकिन अगर लेफ्ट गोनेडल वेन होगी तो ये आपके पास पहले आती है रीनल वेन में। ठीक हो गया। तो यही थी डायग्राम यहाँ पे जो बनाया हुआ था उसने, कि आपके पास ये जो लेफ्ट साइड वाली है वो सीधी आएगी और रीनल वेन में आके ड्रेन होगी, और राइट साइड वाली जो गोनेडल वेन होती है वो आपके पास इंफीरियर वेना केवा में आके इंसर्ट होती है। ठीक है। तो आपके पास अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई है तो ब्लॉकेज होने की वजह से ये पेशेंट जो होगा वो वेरिकोसील के साथ प्रेजेंट करेगा। वेरिकोसील क्या होगा, कुछ भी नहीं होता कि आपके पास अकोमोलेशन ऑफ द फ्लूइड, यहाँ पे ये जो पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सिस है इसकी इंगोर्जमेंट हो जाती है, इनलार्ज हो जाते हैं, यहाँ पे आपके पास टेस्टीज में फ्लूइड अकोमोलेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड वेरिकोसील। होता है इस वजह से है क्योंकि आपके पास लेफ्ट रीनल वेन जो होती है वहां पे एक तो फ्लूइड का प्रेशर भी ज्यादा होता है। ठीक है, इंक्रीज प्रेशर, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो इजीली आपके पास ब्लड ड्रेन नहीं होगा। दूसरी ये बात बात होती है कि अगर नेचर का कानून है कि आपके पास एक जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पे स्लोप बन रही है, तो इसको ब्लड को वापस वापस भेजने के लिए यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो अब मतलब ये ऐसा होता है कि सम हाउ ज्यादातर चांस होता है कि आपके पास जो वेरिकोसील की कंडीशन होती है वो लेफ्ट साइड पे देखने को मिलती है। लेफ्ट टेस्टीज जो यूनिलेटरल लेफ्ट टेस्टीज, एक तरफ के टेस्टीज जो होते हैं वो आपके पास इनलार्ज हो जाएंगे, और उसकी मेन वजह ये होती है क्योंकि एनाटॉमिकली आपके पास रीनल वेन जो होती है वो उसके साथ कनेक्टेड होती है। ठीक हो गया। तो ये था क्लिनिकल एक सिनेरियो जो कि इसके साथ रिलेट करके पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, दो बातें हमने कर ली हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है। डायग्राम का मतलब ये है कि अगर हम ग्रोस एनाटॉमी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम सर्जिकली, हम सर्जन हैं और हम क्या कर रहे हैं कि हमने पेशेंट की किडनी ट्रांसप्लांट करवानी है, तो किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान जब हम देखते हैं ना कि हमने कहा कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि रेड वाला जो ये जो है आपके पास ये है, हमने कह दिया कि ये रीनल आर्टरी है, और ब्लू वाली क्या है, रीनल वेन है। ठीक है, लेकिन आपके पास एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये जो रीनल वेन होती है ना ये आपके पास फ्रंट पे होती है,
इसके नीचे होती है आपके पास रीनल आर्टरी, लेफ्ट साइड के ऊपर लेफ्ट रीनल आर्टरी बिहाइंड द लेफ्ट रीनल वेन, जो कि अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें सिर्फ वेन नजर आएगी, लेफ्ट रीनल आर्टरी जो होती है वो नजर नहीं आती। डायग्रामेटिकली ये किस तरह की हमारे पास इमेज बनती है, हम कैसे देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं आप लोग। हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो ये जो मेन पार्ट है ना, आपको ये जो बल्ज एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आउट कर देता हूँ, ये आपके पास है रीनल वेन, ठीक है। तो यहाँ पे उसने रीनल वेन लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे अगर देखें तो आपको कहीं भी रीनल आर्टरी नजर आ रही है, ऐसा नहीं होता। रीनल आर्टरी इसके बिहाइंड, इसके पीछे होती है, मतलब इसकी बैक साइड पे होगी, तो वो हम विजुलाइज नहीं कर सकते उसको, ठीक है, डायरेक्टली अगर हम उसको वो कर रहे हैं, इंसिजन कर रहे हैं। अब यहीं पे आपके पास क्या है कि ये जो नीचे से ये जो आ रही है आपके पास, ये जो ब्लड सप्लाई आ रही है, तो ये क्या है आपके पास, ये है गोनेडल वेन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपके पास स्ट्रक्चर ये नीचे की तरफ ये वाला जा रहा है, बल्कि हम इसको अलहदा अलहदा मेंशन करते हैं। रेड वाला जो स्ट्रक्चर था ये हमने बना लिया कि ये रिनल वेन है, और ये वाला जो आपके पास ये जो वेन है गोनेडल वेन है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये है यूरेटर, जो कि आपके पास किडनी से निकल रहे हैं, जिधर से यूरिन आपके पास जाएगा नीचे ब्लैडर की तरफ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इस डायग्राम पे हमने क्या देखा कि आपके पास जो रीनल आर्टरी होती है वो नजर नहीं आती, क्योंकि वो बैक साइड पे होती है उसके, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये बात हमें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमने अब देखना है, ये सारी बातें हमने कर ली हैं, इसके जो सिनेरियोज थे वो देख लिए। आपके पास कोस्टो वर्टिब्रल एंगल क्या होता है? कोस्टो वर्टिब्रल एंगल, अगर यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाएं तो आपके पास मैनिब्रम, ठीक है, जीफाइड प्रोसेस, तो यहां से आपके पास क्या होंगे, रिब्स निकलेंगी। तो रिब्स आपके पास कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर होते हैं। तो 12 पेयर पे आखिरी जो रिब होती है ना, जिधर आपके पास रिब्स खत्म होती हैं, उस रिब्स और आगे वर्टिब्रास तो होंगे ना आपके पास, ये नीचे पूरे वर्टिब्रास है ना, कितने पेयर होते हैं आपके पास? 31 होते हैं। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, ठीक है जी, सैक्रल, तो ये सारे के सारे जितने भी वर्टिब्रास होते हैं, जिधर 12th पेयर आपके पास वर्टिब्रा, 12वें नंबर वाली जो वर्टिब्रा है वो, और जब खत्म होगी आखिरी है उसके और वर्टिब्रा के दरमियान जो एंगल बनता है ना, उसको बोलते हैं कोस्टो वर्टिब्रल एंगल, ठीक है जी। अगर वो कोस्टो वर्टिब्रल एंगल है तो ये एग्जैक्ट पोजीशन होती है जो कि आपके पास सेंसेशन लेती है किडनी से, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम डर्माटोम की बात करें तो ये आपके पास जो है ना T10 से लेके T12, दीज डर्माटोम्स, मतलब ये वो स्पाइनल, ये आपके पास सेंसरी डर्माटोम्स, डर्माटोम्स, ठीक है, फॉर द सेंसेशन ऑफ किडनी। तो ये आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट होता है जो कि किडनी से सेंसेशन ले रहा है। अगर किसी बंदे को भी किडनी से रिलेटेड कोई भी मसला होगा, ठीक हो गया, तो उसको एग्जैक्टली यहाँ पे T10 से लेके T12 के दरमियान में उसको क्या मिलेगी, उसको टेंडरनेस मिलेगी, पेन मिलेगी। तो ये एग्जैक्ट पॉइंट होता है जिधर से हम स्पेसिफिकली डायग्नोज कर पाते हैं कि ये जो पेशेंट है वो किडनी की पैथोलॉजी के साथ हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो मैंने आपको मेंशन की है बात, ये आपके पास डर्माटोम क्या चीजें होती है स्पेसिफिकली, आपके पास क्या है कि ये स्किन के ऊपर वो लोकेशंस हैं जो कि आपके पास जो सेंसेशन जो है वो रिसीव करवाती हैं, ठीक हो गया, बॉडी से। तो T10 से लेके T12 आपके पास स्पेसिफिकली ये बात हो गई है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हम आ जाते हैं, हमने सारा ग्रॉस एनाटॉमी इसको देख लिया, अब हम चलते हैं किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया। ये जो आपके पास इंटरनल किडनी का स्ट्रक्चर है ना, इसको देखते हैं। एक और बात आपको इस यहाँ से बता दूं कि ये जो एक तो हमने कहा ना कि यहाँ से आपके पास नीचे से गोनेडल वेन आ रही है, इसमें ड्रेन करती है, लेकिन लेफ्ट साइड पे एक और भी बात होती है कि ये जो ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है ना, उसकी वेन भी आके इसी लेफ्ट रीनल वेन में आके ड्रेन होती है। तो यहाँ से ये दोनों की सप्लाई लेके आती है, ठीक हो गया। तो ये बात ही, चलें जी आगे आ जाते हैं हम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये किडनी का स्ट्रक्चर है। तो किडनी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें ना, तो मेनली पहले हम यहाँ पे ड्रा करते हैं किडनी, फिर हम आगे चलेंगे, उसको बाद में देखते हैं। तो आपके पास डायग्रामेटिकली ये आपके पास हमने कहा कि ये किडनी है, ठीक है, और किडनी में आपके पास इस तरह से कुछ ये स्ट्रक्चर होते हैं। टेंडरनेस कहाँ से फील होती है जो आपने बताया किडनी का? क्या चीज? ये आपके पास टेंड कोस्टो वर्टिब्रल एंगल T10 से T12 के दरमियान, T10 से T12 आपके पास बैक साइड पे जब देखेंगे ना आप वर्टिब्रास को, तो वहां पे स्पेसिफिकली ओके ओके ये है ओके। जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर ये देखें तो किडनी में हमारे पास कुछ इस तरह से पैरामिड्स नजर आते हैं, ठीक है, ये पैरामिड्स हैं, ठीक हो गया। तो ये पैरामिड्स जो होते हैं हमारे पास, ये लाई कर रहे होते हैं हमारे पास मेडुला में। अगर ये किडनी का स्ट्रक्चर है तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये जो आउटर पार्ट है ना, इसको हम कहेंगे कॉर्टेक्स,
ठीक हो गया जी। ये सारे का सारा जो पार्ट है ये कॉर्टेक्स है। फिर हम दोबारा से ये ग्रीन वाला पार्ट बनाते हैं। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड मेडुला। ठीक है जी। तो कॉर्टेक्स की हमने रेड से हमने उसको मेंशन किया, और जो मेडुला था हमारे पास वो हमने ग्रीन से मेंशन कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास दो पार्ट हमने कर लिए, कॉर्टेक्स, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास ये जो ब्लू से और सॉरी ग्रीन से हमने मेंशन किया हुआ ये है मेडुला। ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो सारे का सारा क्या है, ये कलेक्टिंग पार्ट है। बाकी वाला जो आगे से शुरू होता है ये सारा कलेक्टिंग पार्ट है। यहाँ पे क्या होगा कि एक्सक्यूज मी, जिसका माइक ऑन है वो काइंडली बंद कर लें, जब पूछना होगा कुछ दोबारा से ओपन कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है कि ये रीनल वेन है, सॉरी रीनल आर्टरी। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये रीनल वेन है। ठीक हो गया। और इसी के साथ हमारे पास क्या होता है कि यूरिटर का पार्ट होता है। यूरिटर मेनली आपके पास यहीं से निकलता है ना, तो ये आपके पास यहाँ पे, इसके अलावा यूरेटर भी यहीं पे लाई कर रहा होता है। ठीक हो गया। और अब हमारे पास ये जो यूरेटर होगा ये इस पैरामिड्स के साथ अटैच होता है। ये पैरामिड्स सब के सब जो पैरामिड्स हैं इनके साथ अटैच होता है। ठीक हो गया। तो ये जो पैरामिड्स होते हैं, मेजर माइनर कैलसिस जो होते हैं, और फिर आपके पास पेल्विस, रीनल पेल्विस बन जाएगा, और ये इस पूरे पार्ट को हाइलम। तो ये सारी स्ट्रक्चर जो मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि जो आपके पास कॉर्टेक्स है और मेडुला है, तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है पहले वो देख लें। ये आपके पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको मेंशन करें तो हमारे पास ये वाला जो पहला पार्ट है इसको हम कहते हैं बोमैन कैप्सूल। बोमैन कैप्सूल, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास इससे अगला ये जो नेक्स्ट पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। अच्छा इसको ना, सॉरी सॉरी, इसको ना रेड से ही लिखता हूं क्योंकि यहाँ पे सेपरेट करना है हमने। पीसीटी, पीसीटी के बाद हमारे पास क्या है कि ये नीचे वाला जो पार्ट शुरू हो गया, नेक्स्ट वाला ये आपके पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर उसके बाद आपके पास यहां से जो थिक आपके पास ये थिन है ना, थिन, ठीक है। फिर उसके बाद थिक मतलब कि ये मोटे वाला, थिक असेंडिंग लूप ऑफ एनले। दो बातें हमने कर ली। ठीक है, ये हमने ब्लू से बनाया है। फिर आपके पास नेक्स्ट कौन सा पार्ट शुरू हो जाता है नेफ्रॉन का, ये क्या कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और आपके पास एंड में, एंड पे आखिर पे क्या होता है कि अगर हम इसको और ज्यादा यहां पे, तो नीचे आपके पास क्या बन जाएगी एंड पे जाके, कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये क्या होती है, कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ना, अब हम इसको ओरिएंट करेंगे कि ये किस तरह से आपके पास किडनी में लाई कर रहा होता है। तो जो स्ट्रक्चर मैंने रेड से बनाए ना, पीसीटी, बोमेन कैप्सूल और डीसीटी, ये वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं ये आपके पास कॉर्टेक्स में होते हैं, किडनी के कॉर्टेक्स में। और जो आपके पास ब्लू से स्ट्रक्चर मैंने बनाए, दी स्ट्रक्चर आर लाई इन द किडनी मेडुला। ठीक है। तो यहां पे हमने किडनी बनाई थी। अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें तो अगर हम नेफ्रॉन इस पे मेंशन करें तो आपके पास यहां पे इस तरह से बोमेन कैप्सूल था। बोमेन कैप्सूल में आपके पास पहले पीसीटी था। पीसीटी के पास अब अगर आगे लूप ऑफ हेनले शुरू होगा तो वो आपके पास आ जाएगा मेडुला में। ठीक है जी। फिर आपके पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जैसे ही दोबारा से नेफ्रॉन का नेक्स्ट स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा तो वो आपके पास किस में लाई कर रहा होता है, वो आपके पास फिर कोर्टेक्स में, मतलब डीसीटी फिर कोर्टेक्स में लाई करेगा। और एंड पे जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो भी आपके पास मेडुला में लाई कर रही होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास दो तीन बातें हैं। अब हम कॉर्टेक्स की बात कर लेते हैं कि आपके पास कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो रीनल कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है वो लाई कर रहा होता है। तो बोमेन कैप्सूल प्लस आपके पास क्या है, पीसीटी, ठीक है, और प्लस आपके पास डीसीटी। ये जो स्ट्रक्चर है वो कॉर्टेक्स में लाई कर रहे होते हैं। और अगर हम मेडुला की बात करें तो मेडुला में हमारे पास क्या क्या होगा कि आपके पास असेंडिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड प्लस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, सीटी लिख देता हूं मैं। ठीक है। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, यहाँ पे एक ये बात है कि हमारे पास जो मेडुला होता है ना, रीनल मेडुला, ये आपके पास इस्कीमिक कंडीशन ज्यादा हो जाती है। अगर बॉडी में कभी भी ऐसा होगा कि ब्लड प्रेशर कम है, बॉडी में फ्लूइड्स कम है, या किडनी की तरफ ब्लड कम आ रहा है ना, तो मेडुला जो है, रीनल मेडुला, वो आपके पास फौरी तौर पे उसमें इस्कीमिया अर्ली
आपके पास उसमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक हो गया। अगर मेडुला में अर्ली साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तो आपके पास मेडुला में मेनली कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, लूप ऑफ हेनले और कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल, तो इनका जो आपके पास फंक्शन होगा ना वो आपके पास एबनॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, एंड पे हम चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अब हमने ये जो कॉर्टेक्स मेडुला की बात की है, पैरामिड्स है, अब इन सारे स्ट्रक्चर को हम इस डायग्राम पे देख रहे हैं तो आप लोग देखिएगा। तो आपके पास सबसे पहले ये जो आपके पास है कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, जितना भी ये आपके पास आउटर पोर्शन जितना भी है आपके पास ये वाला, ये क्या कहलाएगा, ये कॉर्टेक्स है, ठीक हो गया। तो कॉर्टेक्स के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट मेडुला में, ठीक है। तो मेडुला आपके पास यहां तक है, मेडुला ये आपके पास है मेडुला, ठीक है जी। और मेडुला में आपके पास पैरामिड्स पड़े हुए हैं। आगे जो आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो कि ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ट्यूब्स जुड़ी हुई हैं, ये आपके पास ये सारे का सारा नेक्स्ट जितना भी पार्ट है वो सारे का सारा क्या है, वो कोलेक्टिंग पार्ट है, ठीक हो गया। वो आपके पास पूरे का पूरा कोलेक्ट करेगा। अब हम इनके जरा एक दफा इनको रीनेम कर लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहले आ गया जी रीनल कॉर्टेक्स, तो आपको पता चल गया रीनल मेडुला। तो रीनल मेडुला वाला पार्ट मैंने मेंशन भी कर दिया, उसने भी मेंशन किया हुआ कि सिर्फ इतना पार्ट जो है ना, सिर्फ इतने का इतना पार्ट जो है वो है आपके पास मेडुला, फिर कोलेक्टिंग पार्ट जो होगा वो शुरू हो जाएगा। अगर हम मेडुला की बात करें, आपके पास कॉर्टेक्स में क्या होता है कि सारे का सारा इंटरस्टिशियम मतलब कि नेफ्रॉन्स पड़े होते हैं, मेडुला में पैरामिड्स होंगे। फिर इसके बाद आपके पास रेनल पेपिलाए, रीनल पेपिला आपके पास ये स्ट्रक्चर होता है कि जब आपके पैरामिड और नेक्स्ट आपके पास कैलिसिस, ये जो आपको येलो नजर आ रहा है ना स्ट्रक्चर, ये येलो वाले स्ट्रक्चर जो नजर आ रहे हैं इसको बोलते हैं कैलिसिस, ठीक हो गया। तो ये कैलिसिस जो हैं ये जिधर पैरामिड के साथ कनेक्ट होते हैं उसको पेपिला बोलते हैं। तो ये आपके पास रीनल पैरामिड्स, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर पैरामिड्स हैं, ठीक हो गया जी। रीनल कॉलम्स आ गए कि आपके पास पैरामिड्स के दरमियान वाला जो पार्ट होगा उसको रीनल कॉलम्स कहेंगे, बाहर फाइब्रस कैप्सूल है। तो माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स, इसमें क्या फर्क है, आपके पास वो पार्ट आपके पास कैलिक्स का जो कि सिर्फ एक पैरामिड के साथ अटैच है, ये देखिए ना, ये एक पैरामिड के साथ अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे माइनर कैलिस। और वो पार्ट आपके पास इस ट्यूब्यूल का जो मोर देन 2-3 पैरामिड को अटैच कर रहा है, ये मेजर मेन आपके पास यहाँ पे जो रूट है ना वो 2-3 पैरामिड से सर्कुलेशन लेके जा रही है, इसको बोलेंगे मेजर कैलिसिस, ठीक हो गया। तो ये मेजर और माइनर कैलिस दोनों किस में जाके गिरते हैं, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस के मेन थिक, आपके पास यूरिटर का सबसे थिक वाला पार्ट उसको पेल्विस बोलेंगे, और फर्दर आगे आपके पास जो होगा यूरिटर शुरू हो जाएगा, ठीक है। और रीनल वेन और रीनल आर्टरी की बात होगी, ये सारे का सारा जितनी भी ओपनिंग होती है पूरी की पूरी उसको बोलते हैं रीनल हाइलम, जिस ओपनिंग से आपके पास रीनल आर्टरी भी इंसर्ट हो रही है, रीनल वेन इंसर्ट हो रही है, रीनल पेल्विस, यूरिटर, ये सारे का सारा जो इनलेट है इसको बोलेंगे रीनल हाइलम, ठीक हो गया। तो फिर आगे आपके पास क्या होगा, यूरिटर शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो यहां तक बात हो गई है क्लियर। अब हमारे पास आ गई है जी ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई की क्या कंडीशन है उसकी हम देख लेते हैं। ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई में सबसे पहले हमने कहां से शुरू किया था, शुरू हमने किया था हमारे पास कि कहाँ रीनल आर्टरी होती है, सबसे पहले रीनल आर्टरी, ठीक है। रीनल आर्टरी नेक्स्ट आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी सेगमेंटल आर्टरी में, सेगमेंटल आर्टरी मैं आपको सारा ये बताऊंगा ये क्या बात है। फिर आपके पास सेगमेंटल आर्टरी इंटर लोबार आर्टरी, ठीक है, इंटर लोबार आर्टरी आगे आर्कुएट आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी आगे आपके पास इंटर लोब्यूलर आर्टरी, ठीक है जी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी। फिर नेक्स्ट आपके पास किस में चली जाती है, एफरंट आर्ट्रियोल, एफरंट आर्ट्रियोल में, और एफरंट आर्ट्रियोल से फिर आपके पास ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर इफरेंट आर्ट्रियोल्स, और फिर वेजा रेक्टा, वेजा रेक्टा से फिर दोबारा से आपके पास वेन में आ जाएगी और ये ड्रेन हो जाएगी। ये क्या बातें हैं, इसको थोड़ा सा पहले ड्रा करते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे स्कीमेटिकली ड्रा करता हूँ, फिर बाद में बताऊंगा कि ये आपके पास एक किडनी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें आपके पास सिर्फ एक पिरामिड मैं बनाऊंगा समझाने के लिए, ये एक पिरामिड मैंने बना दिया सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब यहां से हमने क्या किया कि हम लेके आ रहे हैं आर्टरी, ठीक है, कौन सी है ये, रीनल आर्टरी। जब रीनल आर्टरी किडनी में आके इंटर होती है तो इंटर होते ही हमारे पास ये ब्रांचेस देगी, ये इस तरह से ब्रांचेस देगी, ठीक हो गया। तो जैसे ही ये पहली ब्रांचेस देती है इसको हम बोलते हैं सेगमेंटल आर्टरी, ये है सेगमेंटल, ऐसे मैंने लिख दिया। अब ये जो सेगमेंटल आर्टरी होंगी आपके पास ये पूरी डिवाइड होगी, जो आर्टरी सेगमेंटल आर्टरी के बाद फर्दर आपके पास जो दो पैरामिड्स के अंदर से गुजरेंगी, ये पैरामिड्स के जो अंदर से गुजरेंगी, ठीक है, इसको कहेंगे इंटरलोबार आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी, ठीक है जी। फिर इसके बाद यही आपके पास फर्दर नेक्स्ट
ये जो आर्टरी थी पहले सेगमेंटल आर्टरी बनी, फिर इंटरलोबार बन गई, जो कि दोनों के अंदर से गुजर रही है। फिर ये जो पैरामिड के अराउंड आपके पास यहाँ पे रैप करती है, पूरे पैरामिड्स को जो रैप करेगी, इसको हम कहेंगे आर्कुएट। ठीक है, ये आर्कुएट बन गई। उसके बाद आर्कुएट आर्टरी, फिर आर्कुएट आर्टरी के बाद आपके पास इसको रैप कर दिया, फिर आर्कुएट आर्टरी से आगे जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक हो गया, इनको हम कहते हैं इंट्रालोब्यूलर आर्टरी। इंट्रालोब्यूलर, ये लोबार थी, लोबार, और ये लोब्यूलर। और ये जो इंट्रा लोब्यूलर आर्टरी होती हैं, फिर ये आगे आपके पास ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है ना, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है एफरेंट और इफरेंट आर्टरी। इन ये जो इंट्रा लोब्यूलर आर्टरी होती है, फिर उसके साथ कनेक्ट हो जाती है, और ये फिर नेफ्रॉन आपके पास जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है उसको ब्लड सप्लाई करती है। ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, इसको यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले क्या है, इसको हम थोड़ा रिमूव कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या थी कि रीनल आर्टरी थी। रीनल आर्टरी फर्दर आपके पास अगर उसने दो तीन ब्रांचेस डिवाइड हुई है, तो ये क्या बन गई, सेगमेंटल आर्टरी। फिर ये जो सेगमेंटल आर्टरी थी, जब ये पैरामिड्स के दरमियान में से गुजरी डिवाइड होके, तो इसको हमने क्या कह दिया, इंटरलोबार आर्टरी। ठीक हो गया, ये तो इंटरलोबार आर्टरी। फिर इसने जब पैरामिड्स को रैप किया, तो रैप करने के बाद हमने इन इसका नाम क्या कह दिया, हमने इसको कह दिया कि यहाँ पे अब जो रैप कर रही है आर्कुएट आर्टरी, और आर्कुएट आर्टरी से आगे जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं, दीज आर कॉल्ड इंटर लोब्यूलर आर्टरी। ठीक हो गया, तो यो मैंने ऊपर सीक्वेंस लिखा था हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी, इंट्रा लोब्यूलर आर्टरी, और फिर मैंने कहा था एफरंट आर्ट्रियोल्स। एफरंट आर्ट्रियोल्स, यहां तक बात खत्म हो गई है, ये हमें पता चल गया कि किस तरह से होती है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो आपके पास डायग्राम आपको नजर आ रही है ना, ये जो लोब्यूलर आर्टरी है, ये इंट्रालोब्यूलर आर्टरी अब फर्दर यहां से एक ब्रांच निकल रही है एफरंट आर्ट्रियोल। ये देखें एफरंट आर्ट्रियोल, तो इससे ब्रांच निकलती है। एफरंट आर्ट्रियोल से ब्लड किस में जाएगा, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर आपके पास जो ये जो बोमेन कैप्सूल होता है, तो बोमेन कैप्सूल से आपके पास फर्दर बोमेन कैप्सूल में ब्लड वेसल्स यहाँ पे रैप होती हैं, और इसके बाद किस में आ गया, इफरंट आर्टियोल में। इफरंट आर्टियोल के बाद ये जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं जो कि रैप अराउंड द नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अराउंड रैप हुई हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं वेजा रेक्टा। ठीक हो गया, ये सारी की सारी क्या है, दीज आर वेजा रेक्टा। और ये वेजा रेक्टा के बाद आपके पास ये सारा ब्लड जो होता है दोबारा से इस वेन में आ जाता है, ये इसके बाद यहाँ पे वेन में आ जाएगा। ठीक हो गया, वेन्यूल में। ठीक है, और इसके बाद आपके पास ये दोबारा से रिनल इंटरलोब्यूलर वेन। ठीक है, और फिर फर्दर वैसे ही आपके पास जो होगी ब्लड सप्लाई रिवर्स कर देंगे। ठीक है, जैसे कि इंटरलोब्यूलर है, आर्क्यूएट। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास सेगमेंटल वेन होगी, सेगमेंटल वेन के बाद आपके पास रीनल वेन में वापस चला जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो दो तीन एडिशन हुई है, इसमें ये एडिशन हुई है कि इंट्रा लोब्यूलर आर्टरी से फर्दर आपके पास ब्लड नेक्स्ट किस में गया, नेक्स्ट गया आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल में, और एफरेंट आर्ट्रियोल से फर्दर आपके पास नेक्स्ट किस में गया, नेक्स्ट आपके पास गया बोमैन कैप्सूल में। बोमैन कैप्सूल में आपके पास उसके बाद फिल्ट्रेशन होने के बाद किस में आ गया, इफरेंट आर्ट्रियोल में, और इफरेंट आर्ट्रियोल के बाद आपके पास फर्दर वेजा रेक्टा, और वेजा रेक्टा से फर्दर आपके पास किस में चला जाएगा, आपके पास वेन्स में चला जाएगा। ठीक हो गया, तो ये थी इसकी आपके पास इनसाइड द किडनी अराउंड द नेफ्रॉन प्रॉपर जो इसकी ब्लड सप्लाई होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक हो गया, तो ये जो सारा पहले हम कर चुके हैं, इसको इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि ये बोमेन कैप्सूल जो है, ठीक है, फिर आपके पास पहले बोमेन कैप्सूल होता है, बोमेन कैप्सूल में आपके पास एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल, और फिर पीसीटी, थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, उसके बाद आपके पास थिक असेंडिंग लूप ऑफ एनले, फिर आपके पास डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। ये जो डायग्राम है ना, इसको मैं एक दफा आपको बना के दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा कि ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यहाँ पे हम बनाते हैं कि बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल के बाद आपके पास यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये पीसीटी, पीसीटी के बाद आपके पास यहाँ पे थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद आपके पास फर्दर क्या होता है कि फर्दर आपके पास यहाँ से आगे ये थिक वाला, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद आपके पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपके पास होता है डीसीटी। और डीसीटी आपको पता है कुछ इस तरह से होता है, रैप अराउंड द, और इसका जो कुछ पार्ट होता है ना वो इस तरह रैप हो के
इस तरह से ये गुच्छे से बन के इस तरह बोमेन कैप्सूल के आगे आ जाता है। ये मैं बताता हूँ कि क्यों आता है। फिर ये डीसीटी का पार्ट फिर फर्दर आगे जाके यहाँ पे नीचे क्या बनाता है कि ये कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल बनाता है। ठीक है, अब हम इसकी ब्लड सप्लाई को देखते हैं कि यहाँ से क्या हुआ कि ये एफरेंट आर्टरियोल आई और इसमें यहाँ पे कैपिलरीज को, ठीक है जी, ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से था। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन होने के बाद ये जो होगा ये इसके पूरे के अराउंड रैप हो जाता है, जो वेजा रेक्टा कहलाता है। हमने पहले बात कर ली, वेजा रेक्टा होती है। हम इसको मेंशन करने लगे हैं। तो ये जो आपके पास ये वाला पार्ट है इसको बोलेंगे बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, ठीक है, इसको इंटरनली भी देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद बोमेन कैप्सूल के फौरी बाद वाला जो पार्ट होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर आपके पास ये वाला जो पार्ट है ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, उसके बाद आपके पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर उसके बाद आपके पास ये वाला जो पार्ट है वो डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और एंड पे आपके पास है कोलेक्टिंग डक्ट। कोलेक्टिंग डक्ट, ठीक हो गया। अब ये जो पार्ट मैंने कहा कि डीसीटी का कुछ पार्ट होता है जो कि रैप हो के आपके पास बोमेन कैप्सूल जिधर से एफरेंट और रिफरेंट आर्टरी, ये आर्टरीज गुजर रही होती हैं उसके आगे आ जाता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं मैकुला डेंसा। ठीक है, एमडी, मैकुला डेंसा, उसकी बात अभी करेंगे। तो मैकुला डेंसा आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साल्ट को सेंस करने के लिए। अगर बॉडी में साल्ट कम है तो ये रिनन को रिलीज करवा देता है। तो ये आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसी को देख लेते हैं दोबारा से। तो दोबारा से आप लोगों को अब दोबारा समझ आ जाएगी कि सबसे पहले बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल के बाद ये पीसीटी है, पीसीटी के बाद आपके पास ये वाला जो पार्ट है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये डीसीटी। अब ये डीसीटी इधर इन्होंने ये बनाया हुआ कि ये इस तरह रैप हो के आपके पास क्या होता है कि बोमेन कैप्सूल के आगे होता है और इसके आगे मैकुला डेंसा होता है। एंड पे आपके पास है कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और ये जो कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ये कहाँ पे जाके, ये टिप ऑफ द, यहाँ पे आपके पास ये जो कैलसीज होते हैं, सॉरी पेपिला, टिप ऑफ द पेपिला, जिधर पैरामिड और कैलसिस आपस में अटैच होते हैं, तो यहाँ पे आके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आके ओपन होती है और यहाँ से फिल्ट्रेशन को बाहर फेंकेगी कि चल भी आपके पास जो ये जो पेल्वस होता है ना, रीनल पेल्वस, उससे कहेगी कि यूरिन बन गया तो आप बाहर निकाल दो। ठीक हो गया। तो ये था सारे का सारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बात है। अब हमारे पास बात आ गई है यूरिटर के रिलेटेड। ठीक हो गया, किडनी को हमने देख लिया। एंड पे हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज भी हैं मेरे पास दो तीन, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने एमसीक्यूज के लिहाज से चीजें देखनी है। तो यूरिटर जो है ना हमारे पास, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज ये आता है फर्स्ट एड में जो है ना, कि यूरिटर का जो आपके पास इसकी एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन है वो किस तरह से गुजरती है, किस तरह से होके गुजरती है। तो अगर हम बात करें ना तो बुक में उन्होंने लिखा हुआ है कि वाटर फ्लो ओवर द इलियस एंड अंडर द ब्रिज। कि अगर हम यूरिटर की बात करें तो यूरिटर में मेनली क्या होता है, वाटर। तो वो कह रहा है कि वाटर फ्लोज, ठीक है जी, ओवर द इलियस। जो इलियक वेन होती है आपके पास, इलियक आर्टरी होती है ना, इलियक आर्टरी उसके ऊपर से गुजरता है यूरिटर। और दूसरे नंबर पे आपके पास जो यूट्राइन आर्टरी होती है, या वैस डेफरेंस जो यूट्राइन आर्टरी उसके नीचे से गुजरता है। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यूरिटर है, ये वो है आपके पास जो ऊपर से यूरिन को लेके आ रहा है किडनी से। ठीक हो गया जी, यूरिन को रिसीव करके लेके आ रहा है। तो अब यहां पे देखेंगे आपके पास वैस डिफरेंस है जिसमें सीमन होता है जो सेक्रोटम के साथ अटैच होती है आपके पास। और उसके अलावा यहाँ पे यूट्राइन आर्टरी भी इधर उन्होंने बनाई हुई है। तो आपके पास जो यूरेटर होगा वो बिलो द यूट्राइन आर्टरी लाई कर रहा होता है, यूट्राइन आर्टरी के नीचे होता है, और इलियक आर्टरी जो होगी उसके ऊपर होता है। ठीक हो गया। अगर हम फर्दर यहाँ पे रिनल, सॉरी, इलियक आर्टरी बनाए तो इलियक आर्टरी को मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा कि आपके पास यहाँ पे ये है इलियक आर्टरी। तो इलियक आर्टरी ये कुछ पार्ट उसका नीचे छुप गया और कुछ आपके पास फिर निकल रहा है। मतलब कि जो यूरेटर है वो इलियक आर्टरी के ऊपर है और यूट्राइन आर्टरी के नीचे है। ठीक हो गया। अब इससे क्लिनिकल सिनेरियो ये है कि अगर आपके पास गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर कोई भी परफॉर्म करते हैं, ठीक हो गया, तो उसके नतीजे में आपके पास क्या होता है कि ये जो यूरेटर होता है ना उसकी लाइगेशन हो जाती है। यूरेटर, अगर आप यहाँ पे गायनोकोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करने लगे हैं तो आपने यूट्राइन आर्टरी को
लाइगेट करना है तो इसकी लाइगेशन के दौरान जो यूरेटर होगा वो भी कट जाएगा, ठीक हो गया। तो अगर यूरेटर कट जाएगा तो आपके पास क्या होगा कि लीक होना शुरू हो जाएगा यूरिन रेट्रोपेरिटोनियल एरिया में, ठीक हो गया, क्योंकि ये रेट्रोपेरिटोनियल होता है। उसके अलावा आपके पास ये भी हो सकता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो सकता है कि ब्लॉकेज होने की वजह से आपके पास क्या हो कि जो यूरिन है वो अकोमोलेट होना शुरू हो जाए। ये सारी बातें पैथोलॉजी से रिलेटेड हम सारी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो बातें हैं कि आपके पास यहाँ पे जो ट्राइगोन है, ट्राइगोन के बाद आपके पास यूरिथ्रा होता है। तो यूरिथ्रा के दो आपके पास मेनली स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है ना वो आपके पास सोमैटिक इनर्वेशन के अंडर होता है, ठीक है। सोमैटिक इनर्वेशन जो कि आपके पास वोलेंट्री होती है। और इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो आपके पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर द इन्फ्लुएंस होगा। और उसकी जो इनर्वेशन होंगी वो आपके पास इनवोलेंट्री होंगी, वो खुद ब खुद कंट्रोल हो रहा होता है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की वजह से। और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है यूरिथ्रा का वो आपके पास आप खुद उसको वोलेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं कि यूरिन को आपने स्टॉप करना है, अभी आप यूरिन आप वॉशरूम नहीं जा सकते, तो वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो आपके वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। इसकी अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें, यूरिटर की ब्लड सप्लाई की, तो चलें ये बुक से हम रीड कर लेंगे। बाकी फर्दर आपके पास यहाँ पे ये अगर डायग्राम आप देखें ना तो मेनली थ्री पार्ट होते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली हैं ऑब्स्ट्रक्शन के। यूरिटर में मेनली तीन जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे हो सकती है आपके पास? सबसे पहला पार्ट ये जो उसने मेंशन किया हुआ है इसको बोलेंगे हमारे पास यूरिट्रोपेल्विक जंक्शन, ठीक है। इसके बाद आपके पास दूसरा पार्ट होता है जिधर पेल्विक इनलेट होती है। पेल्विक इनलेट में अगर आप देखें ना तो ये जो आपके पास ऊपर से यूरिटर आ रहा है, यहां से आ रहा है, आ रहा है, इसके बाद इसने यहां से टर्न लिया, यहां से इस तरह हो गया। अब दूसरा ये जो पार्ट है इसको इसका नाम होता है हमारे पास पेल्विक इनलेट, ठीक है जी। पेल्विक इनलेट पहले वाला जो पार्ट था वो हमारे पास था यूरिट्रोपेल्विक जंक्शन, यूरिट्रोपेल्विक जंक्शन, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट होता है हमारे पास यूरिट्रो विजरल जंक्शन। तो यहां पे अगर आप देखें ना फिर ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। और यहां से फिर ये इस तरफ को टर्न ले रहा है, यहां से इस तरह होके आया और फिर यहां पे टर्न लेगा। आगे आपके पास क्या होता है? ब्लैडर होता है। तो इसको पहली ऑब्स्ट्रक्शन यहां पे इस वजह से होगी कि ये जो मेन मेजर आपके पास रीनल पेल्विस थी ना वो आपके पास डायलेटेड पार्ट होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे जैसे जैसे ये मूव डाउन करेगा तो इसमें थिन ये पतली होती जाएगी इसकी नाली, ठीक हो गया। तो इस वजह से फर्स्ट आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है वो इस पार्ट पे होती है, यूरिट्रोपेल्विक जंक्शन। दूसरा जो आपके पास ये वर्टिकल मूवमेंट हो रही है तो आपके पास इसने सडनली हॉरिजेंटल मूवमेंट, ये वर्टिकल होता है ये हॉरिजेंटल होता है, तो वर्टिकली से इसने जब हॉरिजेंटली उसने थोड़ा सा मूव हुआ तो आपके पास उसमें भी यहाँ पे पेल्विक इनलेट में भी इसकी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। किंक बोलते हैं इसको, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट तीसरा पार्ट जो है ये वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द यूरिट्रोविजरल जंक्शन। जिधर से जो यूरिटर होता है वो ब्लैडर में इंटर होता है तो वो भी आपके पास इस तरह से घूम के आता है, ठीक हो गया। तो ये तीन मेन पार्ट है जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक हो गया जी। यहां तक हमारे पास जो भी बातें थी हमने वो कर ली हैं। थोड़ा बहुत ग्लोमेरुलस का जो स्ट्रक्चर है ना वो हम उसी के साथ देखेंगे, जब नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक पढ़ाऊंगा ना तो तब मैं पढ़ाऊंगा। चलें जी, अब ये जो आपके पास एमसीक्यूज है इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। A 22-year-old man arrives in the emergency department with multiple stab wounds. Bedside exploration reveals that the wounds extend through the peritoneum. ठीक हो गया। उसने कहा जो wound है वो पेरिटोनियम से एक्सटेंड हुआ हुआ है। The patient is taken to the operating room where the surgical exploration reveals splenic and hepatic laceration। कि वहां पे हमारे पास जो किडनी सॉरी हेपेटिक लिवर और स्प्लीन उसकी लेसरेशन मिल रही है। नो रिनल लेसरेशंस आर फाउंड, लेकिन किडनी की लेसरेशन हमें नहीं मिली। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द एनाटॉमिक लोकेशन ऑफ द किडनी। तो हमारे पास किडनी की जो लोकेशन है वो क्या होगी? दो तीन वजूहात हैं कि हमारे पास ये जो कंडीशन थी जो आपके पास ट्रोमेटिकल वुंड जो भी था उसकी जो रीच है ना वो रीच नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि आपके पास किडनी जो थी वो या तो ऊपर है या नीचे है। अब हमें खुद पता होना चाहिए कि ये जो किडनी से ऊपर सॉरी स्प्लीन से ऊपर है या आपके पास लीवर से ऊपर है या नीचे है। अगर एग्जैक्ट पॉइंट हमें पता होगा तो फिर फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली एट द वर्टिब्रल लेवल T10L1, ठीक है जी। थोरेसिक 10 से लेके L1 तक है। द राइट किडनी इज हायर एंड मोर मीडियल देन द लेफ्ट। वो ये कह रहा है कि आपके पास उसकी लोकेशन ये है लेकिन आपके पास जो राइट किडनी है वो आपके पास ऊंची है, ठीक हो गया। गलत हो गया, राइट वाली तो नीची होती है क्योंकि ऊपर लिवर पड़ा होता है, तो यहीं से हमारे पास हमने एक्सक्लूड कर दिया। एंड मोर मीडियल देन लेफ्ट, यहां से एक पॉइंट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अप्रोक्सीमेटली एट द वर्टिब्रल लेवल T10L1, वही कह रहा है
द लेफ्ट किडनी इज हायर एंड मोर मीडियल देन द राइट। ठीक हो गया। तो अब आपको ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट वाली जो होती है वो जाहिर बात है हायर होती है। अप्रोक्सीमेटली एट द वर्टिब्रल लेवल T12 से L3 द लेफ्ट किडनी इज हायर एंड द मोर मीडियल देन द राइट। लेफ्ट किडनी हायर है, तो अब हमारे पास ये कह रहा है कि मीडियल भी होती है, ज्यादातर वो इनवर्ड होती है, बॉडी की सेंट्रल एक्सिस के पास होगी। और उसने यहाँ पे वर्टिब्रा जो है वो इन दोनों एमसीक्यूज में बी और सी में वर्टिब्रा के लेवल को उसने सिर्फ डिफरेंट किया, बाकी सेम है। उसके बाद डी ऑप्शन ये है कि अप्रोक्सीमेटली एट द वर्टिब्रल लेवल T12 से L3 द राइट किडनी इज हायर, ये तो बिर गलत है। तो बी और सी में से हमारे पास कोई एक ऑप्शन होगा, तो जो एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है सी ऑप्शन, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन मैंने सबसे ऊपर पहले लिखी हुई थी कि आपके पास जो किडनी होती है वो L12 से L3 के दरमियान होती है, और लेफ्ट किडनी हायर होगी और मोर मीडियल होती है, बॉडी के सेंट्रल एक्सिस के पास होती है। यहाँ पे अगर मैं ऊपर आपको दिखा दूं कि ये मैंने लिखा हुआ था पहले के वर्टिब्रा में T12 के L3 के लेवल पे आपके पास प्रेजेंट होती है। और दूसरी ये बात है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो लेफ्ट वाली है आपके पास ये आपके पास ज्यादा मीडियल है, सेंट्रल एक्सिस के पास है, जो राइट वाली होती है वो थोड़ी दूर होती है। ठीक हो गया। बाकी दूसरी ये बात है कि लेफ्ट रीनल वेन बड़ी होती है वो इस वजह से क्योंकि उसको इंफीरियर वेना केवा जो होती है वो दूर पड़ रही होती है, अगर उसके पास हो ना तो वो वहां से ही ले सप्लाई। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है हमारे पास, अ 47-year-old फीमेल प्रेजेंट्स इन द ED with the emergency department with the 1 day history of severe intermittent unilateral flank pain that radiates to the inner thigh। ठीक हो गया जी। एक तरफ का उसको फ्लैंक पेन हो रहा है, तो फ्लैंक पेन हमारे पास क्या है, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल जो होता है उसको फ्लैंक पेन के साथ प्रेजेंट कर रहा है, यूनिलेटरल एक तरफ का है, जो कि आपके पास इनर थाई की तरफ उसका जाके रेडिएट हो रहा है। ठीक है। शी आल्सो कंप्लेन्स ऑफ एसोसिएटेड पेन विद द यूरिनेशन, कि जब वो यूरिनेट करता है तो उसके साथ उसको पेन हो रहा है। उसके अलावा हमने यूरिन एनालिसिस जब किया तो उसमें मॉडरेट नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स पर हाई पावर फील्ड, कि उसको हीमाचूरिया मिल रहा है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे उसने सीटी स्कैन पे, यहाँ पे देखें आप रेडियो ओपैक, ये आपको एग्जैक्टली ये किडनी है, तो किडनी के ऊपर आपको जो व्हाइट वाला एरिया नजर आ रहा है, ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है। अब दो तीन बातें हैं। अब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये कहाँ पे हुई है, पहले तो ये रेडियो ओपेक है, तो इसका मतलब है कि ये कैल्शियम स्टोन है, क्योंकि आपके पास जो रेडियो ल्यूसेंट जो कैल्शियम स्टोन होता है वो रेडियो ओपेक मिलता है। और इसके अलावा हमारे पास जो रेडियो ल्यूसेंट स्टोन होते हैं ना वो हम उसको एक्सरे पे देखते हैं। ये बात तो चले हम आगे देखेंगे नेफ्रोलिथियासिस में। दूसरी ये बात है कि ये आपके पास जो स्पेसिफिकली आपको ये व्हाइट डॉट नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये यहाँ पे इसको स्टोन हुआ पड़ा है, और अगर उसको रेडिएट टू द इनर थाई की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पेल्विक इनलेट की कंडीशन, वहां पे जो यूरिटर का पार्ट था, पहला पार्ट होता है आपके पास यूरिट्रो पेल्विक, पेल्विक इनलेट और यूरिट्रो विजरल जंक्शन। तो आपके पास मेनली क्या हो सकता है कि पेल्विक इनलेट में जाके इसकी जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है और वहां पे ये आपके पास आगे नहीं जा रहा। ठीक हो गया। तो ये अगर आपको ये नजर आ रहा था ये किडनी में है, ये किडनी में नहीं है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इस तरह से क्लिनिकल सिनेरियो जो है वो आ सकता है। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास एनाटॉमी से रिलेटेड थोड़ी बहुत जो बातें थी, दो तीन